इस लेक्चर में हम हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इसका C बाय A रेशो निकालेंगे और साथ में पैकिंग फैक्टर भी निकालेंगे। तो सपोज करो ये एक टाइप के सिमिलर एटम्स की एक लेयर है। सपोज इस लेयर का नाम मैं A रख देता हूँ, A लेयर। ये सारे सिमिलर एटम्स हैं, तो ये A लेयर होगी। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो कि सपोज करो यहाँ एक ये एटम है, इसके अराउंड ये 6 एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हेक्सागन का एक फेस बन जाता है। ठीक है, अब सपोज करो मैं दूसरी एटम्स जो है, दूसरी लेयर यहाँ रख देता हूँ। ओके, ये दूसरी लेयर होगी जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, ये 3 एटम दूसरी लेयर में रख दिए। सपोज ये लेयर बी लेयर है। ओके, अब इसके ही ऊपर जहां ये ए लेयर के एटम है, सिमिलर एटम हम अगर ऊपर जहां पे ये है वहीं अगर हम सुपर इम्पोज करा दें दोबारा से ए लेयर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आएगा, ए बी ए बी ए बी लेयर। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 6 एटम्स हैं, बीच में एक सेंटर में एटम है, उसके ऊपर 3 एटम्स हमने रख दिए, फिर ऊपर 6 एटम्स रख दिए। तो इस तरह से ए बी ए बी ए बी ये सीरीज इसमें लेयर्स रिपीट हो जाएंगी और ये हेक्सागन क्लोज पैक स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये हेक्सागन क्लोज पैक स्ट्रक्चर दिखाया है। इसमें कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, ये कॉर्नर एटम है। ठीक है, एक एटम सेंटर में होगा, जैसे ये सेंटर एटम यहाँ पे दिखाया था मैंने, ये वाला सेंटर एटम यहाँ दिखाया था, ये जो नीचे ए लेयर का है। ठीक है, ये सेंटर एटम है। ये सेंटर एटम यहाँ पे भी दिखाया था कि ये सबको टच कर रहे हैं, ये आपस में टच कर रहे हैं थ्रू एज, थ्रू एज। सपोज इसकी एज ए है, वो हमने 2R मान ली, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये यहाँ से हम देखें इनके सेंटर में इसको लें और रेडियस अगर स्फीयर का आर मान लें, इसका आर रेडियस है, ये आर, तो ए जो होगी दैट विल बी 2R। ओके, नाउ क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये आपस में ये एटम्स टच कर रहे हैं थ्रू एज और सेंटर एटम को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से दिखा दो आप। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेंटर एटम है। ठीक है, इन सब को जो कॉर्नर एटम है इनको टच कर रहा है थ्रू एजेस, यहाँ दिखाया। और जो ये 3 एटम है, ये 3 एटम कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे है। ये दूसरी लेयर होगी जो 3 एटम की, ये हमने यहाँ दिखाई। ठीक है, और ये जो सेंटर एटम है ये इनको भी टच करता है थ्रू एज। ओके, यहाँ आप क्लियर कट देख सकते हो ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ये सेंटर एटम है, ये कॉर्नर एटम्स होंगे इसके, ये बेस और ऊपर टॉप। ठीक है, और ये भी आपस में टच करेंगे। ओके, ये जो एटम्स हैं, ये टोटल हाइट जो HCP आपका स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर है हेक्सागन का, उसके हाफ में लाई करेंगे। सपोज करो ये यहाँ तक इसकी हाइट है, अगर ये हाइट मैं C मान लेता हूँ,
तो ये जो एटम्स हैं ये c/2 हाइट पे हैं। ओके, कहाँ से? यहाँ से या ऊपर से। ठीक है, इनकी हाइट होगी c/2। ओके, अब आप यहां देख सकते हो कि ये जो एटम है, सेंटर एटम है, 6 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है। ठीक है, थ्रू एज, मतलब इसके नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? एक तो 6 कॉर्नर एटम्स। ठीक है, फिर प्लस ये इनको भी टच कर रहा है, ये जो 3 एटम इसकी बॉडी में है, प्लस 3। ठीक है, और 3 एटम जो ऊपर कोई इसका हेक्सागन यूनिट सेल होगा, उसको भी ये टच करेगा, क्योंकि हम सिर्फ एक ही यूनिट सेल नहीं होता, क्रिस्टल में जब देखते हैं तो ये यूनिट सेल रिपीट हो जाते हैं और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसमें यहाँ ऊपर भी होंगे 3 एटम, तो 3 एटम ऊपर, तो टोटल कितने होंगे इसके, कितनों को टच कर रहा है? 12 को, यानी इसके नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है? ए इक्वल टू 2r। ये इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ओके, अब इसमें हमें चाहिए कि कितने यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि इस यूनिट सेल में कितने एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन। जब इस नेटवर्क को कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है, इसके साइड में भी होंगे ये यूनिट सेल, उस तरफ भी होंगे और ऊपर भी होंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो कॉर्नर एटम है, दिस विल बी शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स। 6 यूनिट सेल में ये कॉर्नर एटम शेयर होगा। तो इसमें कितना कंट्रीब्यूशन हुआ एक यूनिट सेल में? 1/6। ठीक है, इस कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन अगर ये 6 जगह शेयर हो रहा है, ठीक है, 6 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है, तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, कितना हिस्सा है इसका? 1/6। अब टोटल कॉर्नर एटम, अगर हम टॉप की बात करें, सिर्फ ये टॉप है और ये बेस मान लेता हूं मैं इसको। ठीक है, टॉप में टोटल कॉर्नर एटम्स कितने हैं? 6। तो कॉर्नर एटम्स कितने हैं? 1/6 इंटू 6, 1। यानी टोटल इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा कॉर्नर एटम का? टॉप में 1। ऐसे ही बेस में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ये टॉप में हो गया, टॉप में। ऐसे ही बेस में कॉर्नर एटम्स का 1/6 इंटू 6, दिस विल बी 1 एटम। बेस में भी कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1, टॉप में 1। ठीक है, अब ये सेंटर में जो एटम है, टॉप की बात करते हैं, ये कितनी जगह शेयर होगा? एक तो इस यूनिट सेल में, एक इसके ऊपर होगा। ऐसे ही जो बेस में एटम है, वो एक तो इसमें और एक इसके नीचे यूनिट सेल। तो जो सेंटर वाला एटम है वो कितनी जगह शेयर हो रहा है? 2 जगह। ठीक है, सेंटर एटम इज शेयर्ड इन 2 यूनिट सेल्स। ठीक है, सो दिस सेंटर एटम इज शेयर्ड इन 2 यूनिट सेल्स। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे, अगर टॉप के सेंटर की बात करें, टॉप में जो सेंटर एटम कंट्रीब्यूशन 2 जगह शेयर हो रहा है, 1/2। ठीक है, बेस में सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2। ठीक है, बेस में भी 1/2 होगा, एक इसमें और एक जो इसके नीचे यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो ये जो बॉडी में एटम पड़े हैं, ये 3 एटम इसके अंदर, ये जो यहाँ पड़े हैं, इसके ऊपर एक और लेयर आएगी, ये इसके अपने हैं। ठीक है, ये इसके अपने हैं,
ये कहीं और शेयर नहीं इसने किए, किसी और यूनिट सेल में ये 3 एटम जो है वो शेयर नहीं होंगे। तो जो बॉडी एटम्स हैं, बॉडी एटम्स विल गिव फुल कंट्रीब्यूशन, as they are not shared by anyone। ठीक है, सो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन विल बी 3। जो बॉडी के एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 3, क्योंकि ये कहीं शेयर नहीं हो रहे, तो फुल कंट्रीब्यूशन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसमें? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल विल बी इक्वल टू, अब ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहां से देखते हैं हम, 1 + 1, ठीक है, ये जो कॉर्नर एटम का हो गया 1 + 1, ठीक है, और ये जो आपके सेंटर के एटम्स हैं इनका +1/2 +1/2, और ये जो बॉडी के एटम्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन +3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1 + 1 2 + 1 3 +3 6। Now we have to calculate the C/A ratio, सी हाइट बाय एज, ये एज है इसकी, दिस इज एज, ठीक है, ये एज। C/A रेशो हमने निकालना है, उसके बाद हम पैकिंग फैक्टर इसमें निकालेंगे। तो सपोज करो ये बेस है, यहाँ पे O पॉइंट है, सपोज ये A, ये B, ठीक है, तो यहाँ बेस में अगर हम देखें तो ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यहाँ बन रही हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी ओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने एक ले ली यहाँ पे ए बी ओ, सपोज ये ए, ये पॉइंट ओ और ये बी, ठीक है, सपोज ये हमने अल्टीट्यूड यहाँ डाला है वाई, ठीक है, एक और अल्टीट्यूड इसके ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है, अगर सपोज ये पॉइंट एक्स है, ये इसका ऑर्थो सेंटर हो गया यहाँ पे, ठीक है, जहां अल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर। अब इसमें एक सबसे मेन पॉइंट है जो नोट करने का है, ये एटम जो 3 बॉडी के एटम है, ये 3 एटम जो दिखाए, ये लाई कहाँ करते हैं? एक लेयर ये होगी ए लेयर, उसके ऊपर ये लेयर है बी लेयर जो 3 एटम की, फिर उसके ऊपर एक और लेयर ए, ऐसे रिपीट होती जाएंगी। तो ये लाई कहाँ करते हैं? C/2 डिस्टेंस पे, तो हाइट पे तो मैंने बता दिया था कि C/2, ठीक है, लेकिन ये लाई कहाँ करेंगे? सपोज ये आपकी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये दूसरी ट्रायंगल, इसका ऑर्थो सेंटर ले लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, इसका ऑर्थो सेंटर। तो जो अल्टरनेट इसमें ट्रायंगल्स हैं, अल्टरनेट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, उनके ऑर्थो सेंटर पे ये लाई करेंगे, ठीक है, एट द ऑर्थो सेंटर ऑफ अल्टरनेट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हमने ए ओ बी ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके सपोज करो इसके ऑर्थो सेंटर पे लाई करते हैं, इसको छोड़ दो, फिर इसके ऑर्थो सेंटर पे लाई करेंगे, इसको छोड़ दो और इसके, तो यहाँ ये एटम्स इनके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हमने एक ट्रायंगल ले ली ए ओ बी, ठीक है, ये इसका ऑर्थो सेंटर है एक्स पॉइंट पे, ठीक है, ऑर्थो सेंटर आपको पता है कि अल्टीट्यूड को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है, ये 2 हो गया, तो ये 1 पार्ट है, ठीक है। अब इसके ऑर्थो सेंटर पे ये लाई करता है एक एटम, हम यहां ले लेते हैं, सपोज
सपोज ये पॉइंट जेड है, ठीक है। ये जो एटम है इनमें से एक कोई एटम यहां लाई करता है, ठीक है। ये एटम यहां लाई करता है सपोज करो, ठीक है, जेड पॉइंट पे। इसका नाम हमने जेड रखा हुआ है, ठीक है। ये एज है, आपको पता है, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ओके। तो इसमें cos 30 कितना होगा, cos 30 डिग्री। cos आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस ट्रायंगल का बेस कितना हो गया, ए वाई। ये बेस है और हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। यानी ए वाई इक्वल टू ए बी। व्हाट इज ए बी, ए बी ए, ठीक है। एंड cos 30 √3/2। नाउ इन ट्रायंगल ए एक्स जेड, ट्रायंगल ए एक्स जेड में देखें अगर, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो क्या आएगा आपका, ए जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए जेड स्क्वायर, ये आपका ए जेड हो गया। ए जेड कितना है, ए स्क्वायर होता है, आपको पता है। ए एज के, ये यहाँ पे कितने पे बताया मैंने, इसके ये टच कर रहे हैं तो एज पे ही होगा, ठीक है। व्हाट इज ए एक्स, ए एक्स इज, ये कितना 2:1 रेशो में करता है इसको। तो अगर ये टोटल 3 है तो ये 2 हो गया, ओके। सो दिस विल बी 2/3 ए वाई प्लस जेड एक्स। जेड एक्स कितनी हाइट पे है ये, c/2 पे, तो c/2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया 2/3। ए वाई कितना आया था हमारा, a√3/2 का स्क्वायर प्लस c²/4। 2 से 2 कैंसल, और ये आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू a/√3 का स्क्वायर। ये √3 आ जाएगा यहाँ पे, √3 का स्क्वायर प्लस c²/4। सो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस a²/3 इक्वल टू c²/4, ओके। यानी ये आ गया आपका 3a² माइनस a²/3 इक्वल टू c²/4। सो फ्रॉम हियर 2a² by 3 equal to c²/4, and this implies c² by a² equal to 8/3। ये c² को हम यहाँ ले गए और ये 4 यहाँ गया तो 8/3, और यू कैन से c/a इक्वल टू √8/3। ये हमारी c/a रेशो आ गई जो हमने निकाली यहाँ पे। हमने c/a रेशो निकाली, वो आई √8/3, ठीक है। अब हमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना है। वी नो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक। तो दिस इज v बाय कैपिटल V मान लेते हैं हम। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल v, ये कितना है, कितने नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में, 6। एक एटम का वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³ क्योंकि ये स्फेरिकल लिए हमने, एटम्स जो है वो स्फीयर की फॉर्म में लिए, तो और उनका रेडियस r है, तो ये कितना आ गया
24/3 पाई r क्यूब, और यू कैन से हमने a इक्वल टू 2r लिया था यहाँ पे, ठीक है, तो r कितना आ गया a/2, r यहाँ a/2 कर देंगे हम, तो 24/3 पाई a/2 क्यूब। ओके, सपोज ये नंबर 1। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इसका V, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, चाहे इसका एरिया ले लो चाहे इसका ले लो आप, एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप इनटू हाइट, ठीक है। हाइट आपको पता है इसकी c है, तो और एरिया ऑफ बेस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। किसी एक ट्रायंगल का, ये इस ट्रायंगल का ले लेंगे हम एरिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द बेस, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, ये C हाइट है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। अब 6 इंटू ट्रायंगल AOB, जो इसका एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस कितना है इसका BO, और अल्टीट्यूड हाइट AY, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 6 इंटू 1/2, BO A है, और AY हमने निकाला था A√3/2, सो ये आपका आ जाता है 3√3 A² अपॉन 2, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल V कितना था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यहां पुट कर देंगे, सो एरिया ऑफ बेस है आपका 3√3 A² बाई 2 इंटू हाइट कितनी है इस यूनिट सेल की C, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को हम यहाँ पुट कर देंगे, 1 और 2 को इसमें पुट कर देंगे, सो वी हैव एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इक्वल टू, यहाँ से 1 से पहले पुट कर लिया आपने, 24/3 पाई A³/8, दिस इज A³/2³ 8 अपॉन 3√3 इंटू A²C, और ये 2 मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 को, ठीक है। 3 8 जा 24, 8 से 8 कैंसिल, तो ये आ जाता है हमारे पास 2 पाई A³ अपॉन 3√3 A² इंटू C, तो ये A² से A² कैंसिल, ये A बचा खाली यहाँ पे, सो वी हैव 2 पाई/3√3 इंटू A/C, ठीक है। A/C, यहाँ हमने C/A निकाला हुआ है, ठीक है, C/A निकाला हुआ है, तो यहाँ पे A/C पुट कर देंगे, ठीक है। सो A/C जब पुट किया तो ये आया 2 पाई/3√3, और यहाँ आपका आया 3/8 अंडर रूट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आता है 0.74 और 74%। सो यहाँ से हमने देखा कि इसमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 74% आया। FCC स्ट्रक्चर अगर हम लें, FCC में भी 74% ही आता है, ठीक है।
So we can say that HCP and FCC, these are closest पैक्ड स्ट्रक्चर। ये इनमें जो पैकिंग होती है सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। और HCP स्ट्रक्चर को जैसे कैडमियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, these element crystallize into HCP structure. Thank you.